नमस्कार शिक्षक साथियों। आज हम राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र जो कि कक्षा 5 व कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 के संबंध में जारी किया गया है। हमें किस प्रकार कक्षा 5 और कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षाएं आयोजित करना है, इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा एक निर्देशिका जारी की गई है। इस निर्देशिका में विभिन्न स्तरों पर उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं, साथ ही समय सीमा निर्धारित की गई है। हमें समय सीमा में विभिन्न उत्तरदायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करना है और सफलतापूर्वक कक्षा 5 व कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा आयोजित करना है। आइए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो निर्देशिका जारी की है, हम उस निर्देशिका का बहुत ही सूक्ष्म गहन अध्ययन करेंगे प्रत्येक पॉइंट्स का और समझेंगे कि हमें कौन कौन से उत्तरदायित्व का निर्वहन कौन सी समय सीमा में करना है। ये आप देख पा रहे हैं, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा दिनांक 17 जनवरी 2024 को ये पत्र जारी किया है और इस पत्र के साथ निर्देशिका भी जारी कर दी है। तो चलिए साथियों, हम इस निर्देशिका का गहनता के साथ, सूक्ष्मता के साथ अध्ययन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किए गए संशोधन एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 2 मार्च 2019 के अनुक्रम में प्राथमिक कक्षा 5 व पूर्व माध्यमिक कक्षा 8 वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 आयोजन संबंधी दिशा निर्देश निम्नानुसार प्रसारित किए जाते हैं। साथियों, परीक्षा के सफल आयोजन के लिए जिला परीक्षा समिति का गठन किया गया है। माननीय कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में, उनकी अध्यक्षता में जिला परीक्षा समिति कार्य करेगी और सफलतम परीक्षा आयोजित कराएगी। साथियों, यहाँ पर हम परीक्षा के स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में परीक्षा का स्वरूप के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। हम पॉइंट नंबर 2.1 पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है, अकादमिक सत्र 2023-24 हेतु प्रदेश के समस्त शासकीय एवं मान्यता प्राप्त अशासकीय व अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाइस कोड प्राप्त मदरसों के कक्षा 5 एवं कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्रों के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा वार्षिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा का संचालन राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी निर्देशों व समय सारणी के अनुसार किया जाएगा। साथियों, हम 2.2 पर बात करते हैं। यहाँ पर स्पष्ट किया है, प्रशासकीय अनुमोदन क्रमांक 725/2020/20-2 दिनांक 3 मार्च 2020 के आधार पर कक्षा 5वीं एवं 8वीं के स्वाध्यायी परीक्षार्थियों हेतु परीक्षा का आयोजन विगत वर्षों की भांति मध्य प्रदेश राज्य मुक्त शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाएगा। साथ ही 2.1 में स्पष्ट कहा गया है कि अशासकीय
शासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाइस कोड प्राप्त मदरसों में कक्षा 8वीं व कक्षा 5वीं में अध्ययनरत छात्रों के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा वार्षिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं जो स्वाध्यायी विद्यार्थी रहेंगे, स्वाध्यायी परीक्षार्थियों की परीक्षा का आयोजन विगत वर्षों की भांति मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाएगा। आइए हम इसी के पॉइंट 2.3 पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसे मदरसे जिन्हें डाइस कोड आवंटित नहीं है, सीबीएसई, संस्कृत बोर्ड एवं अन्य बोर्ड के अंतर्गत संचालित सभी शालाएं अपने स्तर पर परीक्षा का आयोजन कर स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन व्यवस्था निर्धारित कर सकेंगी। यद्यपि मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 2 मार्च 2019 अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रदत्त संशोधन अनुसार डिटेंशन पॉलिसी इन शालाओं पर भी लागू रहेगी। यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि जिन मदरसों को डाइस कोड आवंटित नहीं है अथवा सीबीएसई अथवा संस्कृत बोर्ड एवं अन्य बोर्ड के अंतर्गत जो शालाएं रहेंगी, वे शालाएं अपने स्तर पर परीक्षा का आयोजन करेंगी और मूल्यांकन व्यवस्था निर्धारित करेंगी। आइए हम 2.4 के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर 2.4 में बताया गया है, परीक्षा आयोजन हेतु छात्र पंजीयन एवं सत्यापन, शाला मैपिंग, परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा केंद्राध्यक्ष निर्धारण, मूल्यांकन केंद्र एवं मूल्यांकन केंद्राध्यक्ष निर्धारण, परीक्षा फल निर्धारण, प्रगति पत्र जनरेट करना आदि प्रक्रियाएं राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा विकसित आईटी प्लेटफॉर्म, यहाँ पर देखिए वेबसाइट दी गई है www.rskmp.in के माध्यम से की जाएगी। आगे देखिए पॉइंट नंबर 3 में बताया जा रहा है कि परीक्षा संचालन हेतु विभिन्न चरणों की व्यवस्था हेतु उत्तरदायित्व एवं समय सीमा। यहाँ पर देखिए साथियों बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर बात कही गई है कि विभिन्न प्रकार के जो उत्तरदायित्व रहेंगे उनमें उत्तरदायित्व अधिकारी कौन रहेंगे और उत्तरदायी अधिकारी किस समय सीमा में उत्तरदायित्व को संपन्न करेंगे, यहाँ पर विस्तार पूर्वक बताया गया है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सत्र 2023-24 वार्षिक परीक्षा हेतु संबंधित अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल www.rskmp.in पर निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी। यहाँ पर देखिए तालिका दी हुई है और यहाँ पर गतिविधि का नाम लिखा हुआ है, उत्तरदायी अधिकारी का नाम कौन रहेगा और समय सीमा यहाँ पर निर्धारित की गई है। हम चरण 3.1 पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले गतिविधि के रूप में छात्र पंजीयन एवं सत्यापन, ये कार्य जो है वो कक्षा शिक्षक द्वारा किया जाएगा और इसमें क्या क्या कार्य करना है हम यहाँ पर देख रहे हैं कि शाला के यूडाइस अंतर्गत दर्ज छात्रों की पोर्टल पर प्रदर्शित जानकारी का मिलान कर पंजीयन एवं सत्यापित करना। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, परीक्षा पोर्टल पर छात्र पंजीयन के दौरान शाला द्वारा कक्षा 5 हेतु ₹50 प्रति छात्र एवं कक्षा 8 हेतु ₹100 प्रति छात्र परीक्षा शुल्क का भुगतान पेमेंट गेटवे प्रक्रिया से किया जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से नोट के माध्यम से कहा जा रहा है परीक्षा शुल्क की राशि छात्रों से नहीं ली जाना है। अगले पॉइंट के बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर अगले पॉइंट में कहा जा रहा है पंजीयन के दौरान परीक्षा पोर्टल पर प्रदर्शित होने वाली छात्र की प्रोफाइल संबंधी जानकारी यथा छात्र का नाम, समग्र आईडी, जन्मतिथि, जेंडर, श्रेणी SC ST OBC जनरल जो भी है, माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर, शाला का नाम, माध्यम, कक्षा, CWSN कैटेगरी आदि का ध्यानपूर्वक मिलान कर
सत्यापन किया जाए। त्रुटिपूर्ण जानकारी होने पर इसका सुधार किया जाए। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है श्रेणी संबंधी जानकारी में संशोधन परीक्षा पोर्टल पर नहीं होगा। आइए हम अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। ये सारे कार्य जो बताए जा रहे हैं ये संबंधित शाला प्रभारी द्वारा संपन्न किए जाएंगे और इन कार्यों को संपन्न करने की अवधि जो रहेगी वो 15 फरवरी 2024 तक रहेगी। अगले पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि छात्र पंजीयन के दौरान ही छात्र द्वारा चयनित भाषा एवं विषयों की जानकारी ध्यानपूर्वक भरी जाए। आइए हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अशासकीय शालाओं द्वारा भाषा के प्रश्न पत्र हेतु एनसीईआरटी अथवा एससीईआरटी विकल्प चयन सावधानी पूर्वक किया जाए। सूची में प्रदर्शित कोई छात्र यदि वर्तमान में उस शाला में अध्ययनरत नहीं है तो उपयुक्त कारण दर्ज करते हुए छात्र को अनमैप करना है। आगे कहा जा रहा है यदि कोई ऐसा छात्र जो शाला में अध्ययनरत है जिसका नाम सूची में सम्मिलित नहीं है तो ऐसे छात्र को सूची में शामिल करना है। अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। जिन छात्रों का समग्र पोर्टल पर पंजीयन नहीं है उनका पंजीयन समग्र पोर्टल पर कराना है। यहां पर नोट दिया गया है परीक्षा हेतु पात्र कोई भी छात्र परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित न रहे, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। ये देखिए कार्य जो बताए गए थे ये कार्य संबंधित शाला प्रभारी को 15 फरवरी 2024 तक संपन्न करना है। आगे देखिए यहां पर संबंधित शाला प्रभारी को और क्या कार्य करने हैं जिनकी समयावधि 20 फरवरी 2024 दी हुई है और इससे पूर्व के कार्यों को करने की समय अवधि दी गई थी 15 फरवरी 2024 तक। अब हम देखते हैं कि संबंधित शाला प्रभारी को 20 फरवरी 2024 तक किन किन उत्तरदायित्वों को संपन्न करना है। यहाँ पर कहा जा रहा है अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों की पोर्टल पर प्रविष्टि। साथियों परीक्षा पोर्टल पर छात्रों के पंजीयन पश्चात अर्धवार्षिक परीक्षा प्राप्तांकों की छात्रवार एवं विषयवार प्रविष्टि पोर्टल पर की जाना। शाला द्वारा पोर्टल पर छात्र के मूल प्राप्तांक दर्ज किया जाना है। अधिभार की गणना पोर्टल द्वारा स्वतः कर ली जाएगी। आगे देखते हैं। अब कुछ कार्य माननीय बीआरसीसी महोदय के द्वारा संपन्न किए जाने हैं और उन कार्यों को संपन्न करने की समय अवधि 20 फरवरी 2024 तक रहेगी। यहां पर हम बात करते हैं परीक्षा केंद्र निर्धारण के मामले में। यहां पर बताया जा रहा है बीआरसीसी के लॉगिन पर उपलब्ध कराई गई सुविधा अनुसार उनके द्वारा पोर्टल पर प्रत्येक परीक्षा केंद्र को चिन्हित कर शाला में कक्षों की उपलब्धता अनुसार परीक्षा केंद्र की क्षमता दर्ज करेंगे तथा कंडिका 5 में वर्णित दिशा निर्देशों अनुसार परीक्षा केंद्राध्यक्ष एवं सहायक केंद्राध्यक्ष का भी चयन करेंगे। आइए हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। प्रत्येक जनशिक्षा केंद्र स्तर पर अधिकतम 3 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। परीक्षा केंद्र के चिन्हांकन के समय ध्यान रखा जाए कि न्यूनतम 100 परीक्षार्थी होने पर ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए। विशेष परिस्थितियों में राज्य शिक्षा केंद्र को सूचित करते हुए जिला कलेक्टर महोदय की अनुमति से परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी। यहां देखिए हम अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है अशासकीय शालाओं एवं
मदरसों को भी परीक्षा केंद्र बनाया जा सकेगा। परीक्षा केंद्र के रूप में चिन्हित शाला में अध्ययनरत छात्रों को समीपस्थ स्थित अन्य परीक्षा केंद्र से मैप किया जाएगा। यहाँ पर देखिए बहुत स्पष्ट कहा जा रहा है कि जिस शाला को परीक्षा केंद्र के रूप में चिन्हित किया जाएगा उस शाला में अध्ययनरत छात्रों को समीपस्थ स्थित अन्य परीक्षा केंद्र से मैप करना है। अगले पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है प्रत्येक जनशिक्षा केंद्र अंतर्गत सम्मिलित सभी तरह की शालाओं में अध्ययनरत छात्रों की संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जाए। आगे देखिए शाला मैपिंग के बारे में बताया जा रहा है कि बीआरसीसी प्रत्येक निर्धारित परीक्षा केंद्र के साथ शालाओं को मैप करेंगे, आवंटित करेंगे। अब देखिए यहां पर अगले जो उत्तरदायित्व हैं उनका निर्वहन माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा किया जाना है और इन उत्तरदायित्वों को संपन्न करने की जो समय सीमा है वो 23 फरवरी 2024 तक निर्धारित की गई है। यहां पर हम देखते हैं बीआरसीसी महोदय द्वारा उपरोक्तानुसार चिन्हित परीक्षा केंद्र अध्यक्ष तथा परीक्षा केंद्रवार विभिन्न शालाओं की मैपिंग का अंतिम अनुमोदन जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा किया जाएगा। यहां पर आगे बात करते हैं। आगे जो उत्तरदायित्व दिए गए हैं उन उत्तरदायित्वों का निर्वहन जिला शिक्षा केंद्र प्रभारी द्वारा किया जाना है और उन उत्तरदायित्वों को संपन्न करने की जो समय सीमा है वो 25 फरवरी 2024 निर्धारित की गई है। यहां पर माननीय जनशिक्षा केंद्र प्रभारी जो हैं वो जनशिक्षा केंद्र की समस्त शालाओं के परीक्षार्थियों के अनंतिम प्रवेश पत्र पोर्टल से जनरेट करना तथा प्रवेश पत्रों के प्रिंट निकालकर परीक्षार्थी की अध्ययनरत शाला के शाला प्रभारी को भौतिक रूप से प्रेषित करना, ये माननीय जनशिक्षा केंद्र प्रभारी का कार्य रहेगा। अब देखिए आगे हम शाला प्रभारी के कार्य उत्तरदायित्व देख रहे हैं जिनकी समय सीमा दी गई है 29 फरवरी 2024। यहां पर देखिए शाला प्रभारी को कहा जा रहा है कि संबंधित शाला प्रभारी द्वारा अनंतिम प्रवेश पत्रों में दिए गए विवरण का मिलान कर त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों का सुधार परीक्षा पोर्टल rskmp.in पर करना है। अब आगे देखिए जनशिक्षा केंद्र प्रभारी के उत्तरदायित्व पुनः आ गए हैं जिन्हें 2 मार्च तक संपन्न करना है और वो उत्तरदायित्व हैं कि परीक्षार्थियों के त्रुटि रहित अंतिम प्रवेश पत्र के प्रिंट निकालकर परीक्षार्थी की अध्ययनरत शाला के शाला प्रभारी को भौतिक रूप से प्रेषित करना, ये कार्रवाई करना है 2 मार्च 2024 तक और इसका उत्तरदायित्व है जनशिक्षा केंद्र प्रभारी महोदय का। अब देखिए आगे शाला प्रभारी महोदय को क्या करना है। यहां पर कहा जा रहा है कि संबंधित शाला प्रभारी द्वारा प्रवेश पत्रों का परीक्षार्थीवार वितरण करना है 4 मार्च 2024 तक, समय सीमा निर्धारित की गई है। आगे देखते हैं हम जनशिक्षा केंद्र प्रभारी महोदय का उत्तरदायित्व आगे क्या रहने वाला है। परीक्षार्थियों के विषयवार उपस्थिति पत्रक पोर्टल से जनरेट कर उपस्थिति पत्रक के प्रिंट आउट भौतिक रूप से संबंधित परीक्षा केंद्राध्यक्ष को उपलब्ध कराना, ये कार्य रहेगा जनशिक्षा केंद्र प्रभारी महोदय का, जिसकी समय सीमा निर्धारित की गई है 4 मार्च 2024 तक। अब यहाँ पर अगले उत्तरदायित्व बताए जा रहे हैं केंद्राध्यक्ष महोदय के, जो कि उन्हें परीक्षा दिवस में कार्य करने हैं, उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना है। यहाँ पर देखिए प्रतिदिन परीक्षा उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट सील कर उपस्थिति पत्रक सहित परीक्षा केंद्र अध्यक्ष द्वारा निर्धारित जनशिक्षा केंद्र में भौतिक रूप से जमा करना है।
परीक्षा दिवस के दिन ही। आगे देखिए, जन शिक्षा केंद्र प्रभारी का उत्तरदायित्व यहां रहेगा, परीक्षा केंद्र से प्राप्त छात्रावार उपस्थिति को पोर्टल पर दर्ज करना। ये प्रत्येक परीक्षा दिवस पर जन शिक्षा केंद्र प्रभारी को उत्तरदायित्व निभाना है। आगे माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के लिए उत्तरदायित्व जो सौंपे गए हैं राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा, उन्हें देखते हैं। कंडिका 10 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा पोर्टल पर मूल्यांकन केंद्रों का चिन्हांकन करते हुए मूल्यांकन केंद्र प्रभारी नियुक्त किया जाना है। ये कार्रवाई की जाना है 5 मार्च 2024 तक। आगे देखते हैं कि परीक्षा केंद्र से प्राप्त समस्त विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट पर पोर्टल से जनरेट किए गए उपस्थिति पत्रक को चस्पा करते हुए आवंटित मूल्यांकन केंद्र पर जमा करना है। ये कार्रवाई जन शिक्षा केंद्र प्रभारी द्वारा किया जाना है और इस कार्रवाई के लिए समय सीमा 15 मार्च 2024 तक निर्धारित है। आगे देखिए, शाला प्रभारी के लिए उत्तरदायित्व यहां पर बताए गए हैं। प्रोजेक्ट कार्य आंतरिक मूल्यांकन के बारे में कंडिका 4.5, 4.6 एवं 4.7 में वर्णितानुसार उपलब्ध कराई गई कक्षावार विषयवार प्रोजेक्ट कार्यों की सूची में से कोई 2 प्रोजेक्ट शिक्षक या पालक के सहयोग से छात्रों द्वारा 31 जनवरी 2024 तक पूर्ण किए जाएंगे। प्रोजेक्ट कार्य का मूल्यांकन विषय शिक्षक द्वारा किया जाएगा। ये कार्रवाई जो है वो शाला प्रभारी द्वारा 31 जनवरी 2024 तक कंप्लीट कर लेना है। आगे देखते हैं शाला प्रभारी महोदय के दायित्व। यहां पर परीक्षार्थियों के प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्तांकों का हस्ताक्षरित पत्रक संबंधित जन शिक्षा केंद्र में जमा करना। ये 10 फरवरी 2024 तक ये कार्य कंप्लीट करना है। आगे देखते हैं, प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्तांकों की परीक्षा पोर्टल पर छात्रवार प्रविष्टि करना। आगे देखते हैं, जन शिक्षा केंद्र अंतर्गत समस्त शालाओं के परीक्षार्थियों के सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्तांकों की शाला प्रभारी द्वारा परीक्षा पोर्टल पर की गई प्रविष्टियों की जांच पुष्टि करना। ये कार्य जन शिक्षा केंद्र प्रभारी द्वारा 25 फरवरी 2024 तक किया जाना है। अब यहाँ देखते हैं, अब यहाँ पर उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दायित्व के बारे में बताया गया है और इस दायित्व का निर्वहन करेंगे मूल्यांकन केंद्र प्रभारी एवं मुख्य परीक्षक मूल्यांकनकर्ता और ये कार्य जो है 25 मार्च 2024 तक किया जाना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के बारे में क्या बताया गया है। परीक्षा पोर्टल के माध्यम से मूल्यांकनकर्ताओं को प्रतिदिन विषयवार उत्तर पुस्तिकाओं का आवंटन करना है। प्रतिदिन मूल्यांकन उपरांत स्वयं के मोबाइल से अपनी लॉगिन आईडी से छात्रवार प्रश्नवार प्राप्तांकों की प्रविष्टि परीक्षा पोर्टल पर करना एवं पोर्टल से जनरेट सारांश पत्रक व प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित कर उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल के साथ मुख्य परीक्षक को सौंपना। आगे बताया जा रहा है, प्रतिदिन मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के 5% उत्तर पुस्तिकाओं का रैंडम आधार पर पुनः मूल्यांकन करना एवं मूल्यांकन से संतुष्टि उपरांत मूल्यांकनकर्ता द्वारा पोर्टल पर प्रविष्टि किए गए अंकों को लॉक करना। आगे देखिए, परीक्षा परिणाम के बारे में बताया जा रहा है और उत्तरदायित्व मूल्यांकन केंद्र प्रभारी का रहेगा और समय सीमा 30 मार्च 2024 निर्धारित की गई है। यहाँ पर परीक्षा परिणाम के बारे में बताया जा रहा है कि परीक्षा प्राप्तांकों के आधार पर परीक्षा परिणाम जारी करना। आगे देखते हैं साथियों, पॉइंट नंबर 4 पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रश्न पत्र एवं परीक्षा की योजना क्या रहेगी। यहाँ पर देखते हैं पॉइंट नंबर 4.1 के बारे में अपन देखते हैं।
वार्षिक परीक्षा हेतु प्रश्न पत्रों का निर्माण राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक रा मूल्यांकन वार्षिक मूल्यांकन 2023-24 6166-67 भोपाल दिनांक 31 मार्च 2023 अनुसार कक्षावार विषयवार SCERT निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर कराया जाएगा। जिन अशासकीय शालाओं में NCERT पाठ्यक्रम आधारित भाषा की पाठ्य पुस्तकें लागू हैं, उन छात्रों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय भाषा की परीक्षा NCERT पाठ्यक्रम आधारित होगी। आगे चर्चा करते हैं। कक्षा 5 एवं 8 की वार्षिक परीक्षा में प्रत्येक विषय का पूर्णांक 80 अंक का होगा, जिसमें लिखित प्रश्न पत्र बहुमूल्यांकन हेतु 60 अंक एवं प्रोजेक्ट कार्य, जिसे आंतरिक मूल्यांकन कहा जाता है, हेतु 20 अंक निर्धारित हैं। यहाँ पर देखिए, आप तालिका देख पा रहे हैं। यहाँ पर वार्षिक परीक्षा हेतु विषयवार परीक्षा की योजना दी गई है। यहाँ पर कक्षा 5 और कक्षा 8 के बारे में बताया गया है। कक्षा 5 में प्रत्येक विषय की लिखित परीक्षा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 60-60 अंकों की है और प्रोजेक्ट कार्य 20-20 अंकों के हैं। इस प्रकार प्रत्येक विषय का कुल पूर्णांक 80-80 अंक है और यही कक्षा 8 के लिए भी दिया गया है। आगे हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर कक्षा 5 के परीक्षार्थियों हेतु अतिरिक्त भाषा वैकल्पिक है, अतः अतिरिक्त भाषा के प्राप्तांकों को परीक्षा फल निर्धारण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। आगे देखिए, हम यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट वार्षिक परीक्षा हेतु राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र दिया हुआ है। उसके अनुसार प्रोजेक्ट कार्यों की सुझावात्मक सूची जारी की गई है। विषयवार प्रोजेक्ट कार्यों की सूची में से कोई 2 प्रोजेक्ट शिक्षक अथवा पालक के सहयोग से छात्रों द्वारा पूर्ण किए जाएंगे। अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। प्रोजेक्ट पूर्ण होने के पश्चात छात्र शाला में विषय शिक्षक के पास दिनांक 31 जनवरी 2024 तक जमा करेंगे, जिसका मूल्यांकन कक्षा शिक्षक अथवा विषय शिक्षक द्वारा किया जाएगा। प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करने के पश्चात अंकों की प्रविष्टि निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर शाला प्रधान अध्यापक द्वारा प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्तांकों का पत्रक जन शिक्षा केंद्र में 10 फरवरी 2024 तक जमा किया जाएगा। आगे देखिए, आगे यहां पर बताया जा रहा है, सभी दिव्यांग परीक्षार्थियों हेतु प्रोजेक्ट के स्थान पर 20 अंकों की प्रायोगिक अथवा मौखिक परीक्षा लेने की सुविधा रहेगी। प्रायोगिक अथवा मौखिक परीक्षा के प्राप्तांकों की परीक्षा पोर्टल पर प्रविष्टि प्रोजेक्ट कार्यों के प्राप्तांकों के रूप में दर्ज की जाएगी। यहाँ पर आगे बताया जा रहा है सह शैक्षिक क्षेत्र एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की उपलब्धि। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सूची को आप ध्यानपूर्वक देख लें, किस प्रकार ग्रेड प्रदान किए जाएंगे वो आप ध्यानपूर्वक देख लें। अब अगला महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर परीक्षा केंद्राध्यक्ष का निर्धारण, इस पर चर्चा करते हैं। BRCC द्वारा पोर्टल पर परीक्षा केंद्र चिन्हित करते समय संबंधित परीक्षा केंद्र के लिए केंद्राध्यक्ष एवं सहायक केंद्राध्यक्ष का चयन किया जाएगा। BRCC द्वारा चयनित केंद्राध्यक्ष का अंतिम अनुमोदन जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा प्रदान किया जाएगा। आगे देखते हैं। सामान्यतः केंद्राध्यक्ष व्याख्याता या उच्च माध्यमिक शिक्षक या माध्यमिक शाला के प्रधान अध्यापक या माध्यमिक शिक्षक या उच्च श्रेणी शिक्षक को बनाया जाना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में प्राथमिक शाला के प्रधानाध्यापक एवं वरिष्ठ सहायक शिक्षक को भी केंद्राध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। सहायक केंद्राध्यक्ष का चयन BRCC महोदय स्वविवेक से कर सकेंगे। यहाँ पर अगले पॉइंट में परीक्षा केंद्राध्यक्ष के दायित्व बताए जा रहे हैं। हम परीक्षा केंद्राध्यक्ष के दायित्वों को देखते हैं। परीक्षा तिथि पर कक्षावार परीक्षार्थी की बैठक व्यवस्था तथा पर्यवेक्षकों की ड्यूटी का निर्धारण करना।
अगला पॉइंट है, परीक्षा की गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए जन शिक्षा केंद्र से परीक्षा दिवस को संबंधित विषय के प्रश्न पत्रों के पैकेट परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व प्राप्त करना। आगे बताया जा रहा है, परीक्षा को नियत समय पर प्रारंभ एवं समाप्त करवाना। आगे, परीक्षा समाप्त होते ही 1 घंटे के भीतर उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट, यहां पर बताया जा रहा है कक्षा 5 के लिए सफेद और कक्षा 8 के लिए पीले रंग की कपड़े की थैली में तैयार कर उन्हें सील्ड करते हुए उसी दिन जन शिक्षा केंद्र में जमा करवाना। आगे देखिए, परीक्षा केंद्र पर की जाने वाली सामान्य कार्यवाही। बीआरसीसी महोदय के लॉगिन आईडी से प्रत्येक जन शिक्षा केंद्र स्तर पर अधिकतम 3 परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कर परीक्षा पोर्टल पर जानकारी प्रविष्ट की जाए। विशेष परिस्थितियों में राज्य शिक्षा केंद्र को सूचित करते हुए माननीय जिला कलेक्टर महोदय की अनुमति से परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी। आगे देखते हैं, परीक्षार्थी को पोर्टल से जनरेट किए हुए प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। यहां पर देखिए, ध्यान देने योग्य बात है, यह जनशिक्षा केंद्र प्रभारी का दायित्व होगा कि वे अपने जनशिक्षा केंद्र की समस्त शालाओं में सभी परीक्षार्थियों को दिनांक 2 मार्च 2024 तक प्रवेश पत्र का भौतिक वितरण करना सुनिश्चित कराएं। आगे देखते हैं, परीक्षा कार्यक्रम अनुसार प्रतिदिन बैठक व्यवस्था की जानकारी परीक्षा केंद्र के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाए। आगे, परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी के लिए पीने के पानी की समुचित व्यवस्था की जाए, शौचालय की साफ सफाई भी सुनिश्चित की जाए। यहां पर देखिए, अगले पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, परीक्षा के दौरान नकल अथवा अनुचित साधनों के उपयोग पर कार्रवाई। यहां पर देखिए, देखते हैं, यदि कोई परीक्षार्थी नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो पर्यवेक्षक द्वारा उत्तर पुस्तिका को जब्त कर अपनी टीप के साथ परीक्षा केंद्राध्यक्ष को सौंपा जाएगा। यदि केंद्राध्यक्ष पर्यवेक्षक की टीप से सहमत होते हुए ये पाते हैं कि परीक्षार्थी द्वारा वाकई नकल की गई है अथवा प्रतिबंधित अथवा अनुचित साधनों का उपयोग किया गया है, तो परीक्षार्थी की परीक्षा निरस्त करते हुए उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तथापि ऐसे छात्र के अन्य विषयों की परीक्षा पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस संबंध में केंद्राध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। परीक्षार्थियों को जिस विषय की परीक्षा निरस्त की गई हो अथवा अनुत्तीर्ण अथवा अनुपस्थित परीक्षार्थियों को उस विषय हेतु 2 माह की कालावधि में पुनः परीक्षा में बैठने का अवसर प्रदान किया जाएगा। आगे देखते हैं, वार्षिक परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रक्रिया की मॉनिटरिंग। वार्षिक मूल्यांकन के प्रति गंभीरता लाने एवं निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वार्षिक परीक्षा एवं मूल्यांकन अवधि में डीईओ, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, डाइट, डीपीसी, एपीसी, बीईओ, संकुल प्राचार्य एवं बीआरसीसी, बीएससी एवं सीएससी महोदयों के स्तर से सघन मॉनिटरिंग की जाए। अनियमितता के प्रकरणों में सक्षम स्तर से कार्रवाई की जाएगी। आगे पॉइंट नंबर 10 पर चर्चा करते हैं। यहां पर मूल्यांकन केंद्रों का निर्धारण के बारे में बताया गया है। मूल्यांकन केंद्रों का निर्धारण जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक जिले में विकासखंड स्तर पर एक मूल्यांकन केंद्र नियत किया जाएगा। प्रत्येक मूल्यांकन केंद्र के लिए मूल्यांकन केंद्र प्रभारी एवं मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति भी माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा की जाएगी। परीक्षा फल निर्धारण के बारे में हम चर्चा करते हैं। परीक्षार्थी को वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक विषय में वार्षिक लिखित परीक्षा एवं प्रोजेक्ट कार्य में पृथक पृथक 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आगे परीक्षा फल निर्धारण हेतु अर्धवार्षिक परीक्षा प्राप्तांकों का 20%,
अधिभार, वार्षिक लिखित परीक्षा का 60% अधिभार एवं प्रोजेक्ट कार्य का 20% अधिभार सम्मिलित किया जाएगा। तदनुसार परीक्षा फल निर्धारण किया जाएगा। आगे देखते हैं, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में वर्णित 21 प्रकार की दिव्यांगता सूची में से किसी भी प्रकार की दिव्यांगता होने पर परीक्षार्थियों को मुख्य परीक्षा समाप्ति उपरांत परीक्षा फल निर्धारण के समय ऐसे विषय या विषयों जिनमें परीक्षार्थी को न्यूनतम अर्हकारी अंक 33% प्राप्त नहीं हुए हैं, ऐसे प्रत्येक विषय में आवश्यकता अनुसार अधिकतम 10 अंकों के कृपांक की पात्रता रहेगी। दिव्यांग परीक्षार्थियों के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के परीक्षार्थियों के लिए मुख्य परीक्षा समाप्ति उपरांत परीक्षा फल निर्धारण के समय कृपांक 5 अंकों का होगा। कृपांक का निश्चय अथवा वितरण समस्त विषयों में किया जाएगा, परंतु कृपांक का योग 5 से अधिक नहीं होगा। आगे देखते हैं, परीक्षा परिणाम एवं प्रावधिक प्रगति पत्रक का अवलोकन। परीक्षा परिणाम की घोषणा उपरांत शाला प्रभारी द्वारा परीक्षार्थियों के प्रावधिक प्रगति पत्रक परीक्षा पोर्टल से जनरेट कर छात्रों को वितरित कर अवलोकन कराया जाएगा। छात्र अभिभावक स्वयं भी पोर्टल पर प्रावधिक प्रगति पत्रक का अवलोकन कर सकेंगे। प्रावधिक प्रगति पत्रक में छात्र प्रोफाइल अथवा चयनित विषय अथवा माध्यम अथवा विषयवार प्राप्तांकों में सुधार अपेक्षित होने पर छात्र या अभिभावक द्वारा 15 दिवस के भीतर शाला प्रमुख के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। छात्र प्रोफाइल संबंधित त्रुटियों में संशोधन संबंधित शाला प्रभारी द्वारा शाला स्कॉलर पंजी में दर्ज जानकारी के आधार पर परीक्षा पोर्टल पर किया जाएगा। विषय अथवा माध्यम संबंधी त्रुटियों में सुधार हेतु बीआरसीसी एवं मूल्यांकन केंद्र प्रभारी अधिकृत होंगे। छात्रों द्वारा इस संबंध में अपना आवेदन प्रवेश पत्र की छाया प्रति सहित शाला प्रभारी को निर्धारित समय अवधि में प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश पत्र की छाया प्रति को शाला प्रभारी द्वारा सत्यापित करना अनिवार्य होगा। आगे देखते हैं, पारदर्शिता हेतु उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन एवं पुनर्गणना का प्रावधान होगा। उत्तर पुस्तिका में कोई अंश अमूल्यांकित पाए जाने की स्थिति में पुनर्मूल्यांकन कराया जा सकेगा। CWSN विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाएं। दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016, नई शिक्षा नीति 2020 एवं भारत सरकार के निर्देश क्रमांक F939/2021/IS/18 दिनांक 19 अप्रैल 2022 के प्रकाश में दिव्यांगता की श्रेणी के आधार पर निम्नानुसार सुविधाएं दी जाएंगी। यहां पर देखिए बताया जा रहा है परीक्षा पोर्टल पर पंजीयन के दौरान दी जाने वाली सुविधाएं। यहां पर मेरा अनुरोध रहेगा कि आप लोग इन जो सुविधाएं हैं उनका आप ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें। साथ ही परीक्षा केंद्र पर कौन कौन सी सुविधाएं दी जाएंगी इनका भी आप गहनता से सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें। और आगे देखते हैं हम आगे क्या बताया जा रहा है। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान क्या सुविधाएं दी जाएंगी दिव्यांगजनों को, इसका भी विस्तृत रूप से सूक्ष्मता से अध्ययन करें। और आगे देखते हैं हम शिकायतों का निराकरण। परीक्षा संचालन से संबंधित समस्त शिकायतों के जिला स्तर पर निराकरण हेतु जिला परीक्षा समिति को अधिकृत किया जाता है। ऐसे विविध विषय जो इन दिशा निर्देशों में सम्मिलित नहीं हैं उन पर भी निर्णय जिला परीक्षा समिति द्वारा स्वतंत्र रूप से लिया जा सकेगा। इस तरह के प्रकरण एवं तत्संबंधी जिला स्तर पर किए गए निर्णय से राज्य शिक्षा केंद्र को तत्काल अवगत कराया जाए। परीक्षा संबंधी प्रशासकीय कठिनाइयों के निराकरण हेतु माननीय जिला शिक्षा अधिकारी एवं अकादमिक कठिनाइयों के निराकरण हेतु माननीय प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान नोडल अधिकारी रहेंगे। आगे यहाँ पर परीक्षा सामग्री का मुद्रण एवं वितरण के बारे में जानकारी दी गई है। यह शिक्षकों के लिए
उतनी अनिवार्य नहीं है। वित्तीय प्रावधान के बारे में यहाँ पर आप देख लें। और केंद्र अध्यक्ष महोदय, सहायक केंद्र अध्यक्ष महोदय, ये स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद यहाँ पर देखिए उत्तर पुस्तिकाओं के राइट ऑफ करना, ये यहाँ बताया गया है। तो शिक्षक साथियों, वीडियो को बहुत लंबी नहीं खींच सकते हैं, इसलिए आपसे अनुरोध रहेगा कि मेरा प्रयास रहा है कि जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्देशिका जारी की गई है उसके लगभग पॉइंट्स जो हैं मैंने समावेशित कर दिए हैं। साथ ही मेरा आप सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध रहेगा, साथ ही बीआरसीसी महोदय से अनुरोध रहेगा और समस्त उत्तरदायित्व अधिकारियों से अनुरोध रहेगा कि आप सभी जो हैं इस निर्देशिका का बहुत ही सूक्ष्मता के साथ, गहनता के साथ अवलोकन कर लें, इसका अध्ययन कर लें, ताकि किसी भी प्रकार के उत्तरदायित्व में विघ्नता नहीं आए। इसी के साथ साथियों, हम आज की ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं अगली बार एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी देती हुई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।